तारीख थी 24 नवंबर साल 1971। दोपहर के 2:58 पर अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट से बोइंग 772 की फ्लाइट नंबर 305 टेक ऑफ करती है। प्लेन को टेक ऑफ किए कुछ ही समय हुआ था कि फ्लाइट में पीछे की सीट पर सूट बूट पहने बैठा एक शख्स, जिसकी हाइट करीब 6 फीट रही होगी, वो एयर होस्टेस को अपनी बगल वाली सीट पर बैठने का इशारा करता है। इसके बाद वह एक लेटर उसके हाथ में थमा देता है और जैसे ही वो लेटर खुलता है, पूरे अमेरिका की नींद उड़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या था उस लेटर में और कौन था वो आदमी जो उड़ते प्लेन से अचानक गायब हो गया और फिर कभी किसी को नहीं मिला और आज भी अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री है। उस दिन एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि अगले ही दिन पूरे अमेरिका में हैप्पी वेंट डे मनाया जाना था। सभी लोग उसी की तैयारियों में जुटे थे, इसलिए फ्लाइट में पायलट और क्रू मेंबर्स को मिला लिया जाए तो भी महज 46 लोग ही थे, यानी करीब 2/3 फ्लाइट खाली थी। इन 46 लोगों में वो एक शख्स भी था जो देखने में कोई बिजनेसमैन लगता था। आंखों में काला चश्मा और हाथ में ब्रीफकेस। उसने पोर्टलैंड से सीटल का टिकट बुक करवाया था। उस समय अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी तरह की सख्ती नहीं थी, यहाँ तक कि ना तो उनका सामान चेक होता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। बोर्डिंग के लिए बस एक टिकट चाहिए होती थी जिसमें उसका नाम डैन कूपर लिखा था। टेक ऑफ से पहले उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की और फिर थोड़ी देर बाद सिगरेट सुलगा ली। तब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उस समय प्लेन में सिगरेट पीना अलाउड था। 2:58 पर फ्लाइट उड़ान भरती है। पोर्टलैंड से सीटल की दूरी 45 मिनट की थी, यानी फ्लाइट को करीब 3:43 पर सीटल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ होते ही कूपर एक एम्बुलेंस एयर होस्टेस को थमा देता है जिसका नाम फ्लोरेंस था। वो मुस्कुराती हुई लेटर तो ले लेती है लेकिन उसे पढ़ती नहीं है क्योंकि तब उसे लग रहा था कि वह उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और ऐसा उसके साथ पहले भी कई बार हो चुका था। ये सब कुछ देख रहा कूपर फ्लोरेंस को अपने पास बुलाकर कहता है कि आपने अगर वो लेटर पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास एक बॉम्ब है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह फटाफट लेटर खोलती है जिसमें लिखा था कि मिस, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठें। जैसे ही फ्लोरेंस उसके बगल वाली सीट पर बैठती है, वो अपने ब्रीफकेस खोल देता है जिसमें 8 डायनामाइट की स्टिक और एक डिटोनेटर था। आसान शब्दों में कहें तो अब प्लेन हाईजैक हो चुका था और यह अमेरिका के इतिहास का पहला प्लेन हाईजैक था। कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको शाम 5 बजे से पहले $2 लाख केस और पैराशूट और सीटल एयरपोर्ट पर रिफ्यूल ट्रक रेडी चाहिए था। इनडायरेक्टली उसने ये धमकी भी दी कि अगर कोई भी चालाकी हुई तो वह प्लेन को उड़ा देगा। इसमें फ्लोरेंस का रोल बस इतना था कि उसे ये डिमांड्स प्लेन के पायलट तक पहुंचानी थी। प्लेन में बैठे बाकी लोग इस पूरी घटना से अनजान थे और अपने सफर का मजा लूटने में बिजी थे। इस बीच फ्लोरेंस कॉकपिट में जाकर प्लेन के पायलट विलियम स्कॉट को सारा हाल सुना देती है। इसके बाद दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मुकलो था, वो पायलट और कूपर के बीच मैसेंजर का काम करती है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका के इतिहास का पहला प्लेन हाईजैक था, इसलिए लोकल अथॉरिटीज और अमेरिकी एजेंसी FBI ने फैसला लिया कि हैकर की सारी डिमांड्स पूरी कर दी जाएं, क्योंकि अथॉरिटीज को ये गलत फहमी थी कि डैन कूपर यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकता। वही फ्लाइट जिसे महज 45 मिनट में सीटल में लैंड करना था, वह करीब 1.5 घंटे तक सीटल एयरपोर्ट के चक्कर काटती रही क्योंकि कूपर की सख्त इंस्ट्रक्शंस थे कि जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक प्लेन लैंड नहीं करेगा। इस दौरान डैन कूपर के डिमांड के अकॉर्डिंग सिएटल नेशन बैंक से $20 के 10,000 नोट जमा किए गए, लेकिन इससे पहले नोटों के सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे। साथ ही पैराशूट की 2 जोड़ियां अरेंज की गई और सीएटल एयरपोर्ट पर अब एक ऐसा फ्यूल टैंक भी तैयार था। 5:45 पर प्लेन की लैंडिंग कराई गई और डिमांड्स के अकॉर्डिंग कूपर के हाथ में $2 लाख और 2 पैराशूट थमा दिए गए। साथ ही प्लेन को रिफ्यूल किया गया। इसके बाद कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को प्लेन से उतरने की परमिशन दे दी। अब प्लेन में महज 5 लोग बचे थे, 2 पायलट, 1 फ्लाइट इंजीनियर टीना मुकलो और एक खुद कूपर, और प्लेन एक बार फिर से टेक ऑफ करता है। तभी कूपर ने टीना मुकलो के जरिए पायलट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि प्लेन के लैंडिंग गियर और पीछे की सीढ़ी खुली रहेंगी, प्लेन के विंग्स के फ्लेक्स 15 डिग्री तक झुके रहें और जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना चाहिए। साथ ही उसे 320 किलोमीटर/आवर की स्पीड से 3200 किलोमीटर दूर सीधे मैक्सिको लेकर जाया जाए। पायलट सारी शर्तें मान लेता है सिवाय इसके कि प्लेन सीधे मैक्सिको जाएगा। कूपर को बताया जाता है कि जहाज सीधे मैक्सिको नहीं जा सकता, हमें बीच में कहीं उतरकर इसे रिफ्यूल करना होगा। सिएटल से मैक्सिको के बीच कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए गए, रेनो या फेनिक्स। कूपर रेनो के लिए राजी हो जाता है। अब वह कुछ बड़ा करने वाला था।
इसलिए उसने टीना मुकलो को कॉकपिट में जाकर दरवाजा अंदर से लॉक करने के लिए कहा। आखिरी बार टीना ने बस इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। वहीं दूसरी तरफ लोकल अथॉरिटीज और एजेंसीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे लगा दिया गया। एक प्लेन के ऊपर उड़ रहा था तो दूसरा नीचे उड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर एक ये दिक्कत थी कि ये फाइटर जेट्स इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वह जहाज के आसपास चक्कर लगाने लगे। करीब 8 बजे कॉकपिट में लाइट इंडिकेट होती है कि पीछे की सीढ़ी को खोला गया है। इसके बाद कॉकपिट में बैठे लोगों को एक झटका और तेज एयर प्रेशर महसूस होता है। फिर करीब 2.25 घंटे बाद यानी 10:15 पर फ्लाइट रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है। जहाज की सीढ़ी अब भी खुली हुई थी। इसके लैंड करते ही सिक्योरिटी फोर्सेस प्लेन को घेर लेती हैं और पूरे जहाज को अच्छे से चेक किया जाता है। लेकिन प्लेन में ना तो कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब। वह जिस सीट पर बैठा था वहां एक पैराशूट, 8 सिगरेट बर्ड्स और एक टाई मिलती है। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया, लेकिन जहाज की सीढ़ियां खुली होने की वजह से अनुमान लगा लिया गया कि वह सिएटल और रेनो के बीच कहीं कूद गया होगा। लेकिन कहां? क्योंकि किसी ने भी कूपर को जहाज से कूदते हुए नहीं देखा। फ्लाइट के क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स के द्वारा बताए गए हुलिये अकॉर्डिंग कूपर का एक कूपर स्केच तैयार किया गया, लेकिन उसे ढूंढने से पहले यह जानना जरूरी था कि उसने कहां जंप किया था। हालांकि जानना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट पर था, मतलब प्लेन जिस पाथ पर फ्लाइट कर रहा था वो रिकॉर्डेड था। वहीं फ्लाइट रिकॉर्डर के जरिए यह पता चला कि प्लेन की सीढ़ियां 8:10 पर खुली थी। अब ये पता लगाना था कि उस समय प्लेन कहां पर था। सब कुछ चेक करने के बाद एक 45 स्क्वायर फीट का एरिया डिसाइड किया गया, जो पोर्टलैंड से उत्तर की तरफ 64 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। यानी यह एरिया वॉशिंगटन लुइस नदी के आसपास की लोकेशन थी। इसके बाद अमेरिकी इतिहास में किसी भी इंसान को ढूंढने के लिए आज तक का सबसे बड़ा मिशन शुरू होता है, जिसे नाम दिया गया नॉरजैक। एरियल टीम ने इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कूपर का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। एक तो वो पहाड़ी इलाका था, ऊपर से इतनी सर्दी थी कि बिना ज्यादा सोच विचार किए ये मान लिया गया कि वह मर गया होगा। हालांकि कंफर्म करने के लिए डैन कूपर की फोटो के साथ 2 लाख नोटों के सीरियल नंबर अखबार में छापे गए, क्योंकि FBI का मानना था कि अगर वह जिंदा हुआ तो पैसों को खर्च जरूर करेगा। लेकिन उस सीरियल नंबर का भी एक भी नोट कभी नहीं देखा गया। लेकिन फिर वो हुआ जिसके बारे में FBI ने सोचा तक नहीं था। 9 साल बाद यानी 1980 में कोलंबियन रिवर के किनारे टीना बार बीच पर जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था, तभी उसे नोटों की 3 कट्टियां मिलती हैं, जिसमें $20 के नोट थे जो कुल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ने इन नोटों को FBI को दिया और बड़ी बात यह है कि इनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। फाइनली 9 साल बाद FBI को डैन कूपर केस से जुड़ा कोई सुराग मिला था, लेकिन इस सुराग ने केस को और ज्यादा उलझा दिया, क्योंकि ये पैसे कूपर की ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे, जिसे देखकर पहले तो ये अनुमान लगाया गया कि ये पैसे कूपर से ड्रॉप लोकेशन पर लुइस रिवर में गिर गए होंगे, जो बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आ गए। फिर बाद में ये नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती है, ऐसे में ये पैसे बहकर टीना बार बीच तक पहुंच ही नहीं सकते। इस इंसिडेंट के बाद कूपर का कहीं कोई अता पता नहीं चल सका, न जिंदा न मुर्दा। यहाँ तक कि बचे हुए 9,710 नोट भी आज नहीं मिल पाए। ये भी कहा जा रहा है कि कूपर कोई मिलिट्री ट्रेन्ड ऑफिसर हो सकता है, क्योंकि जो पैराशूट वो लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था, जिसे ऑपरेट करना उस पैराशूट से बहुत ज्यादा मुश्किल था, जो वो प्लेन में ही छोड़ गया था। इस केस ने FBI को आज भी उलझा रखा है। ये आदमी 50 सालों से अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है, और ये वो केस है जिसे FBI ने आज तक बंद नहीं किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कहाँ गया होगा कूपर? जिंदा या मर गया होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही मिस्ट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।